The essence of mathematics lies in making simple things complex and then again making complex things as simple. So with this, let us start our today's session of class 12, that is inverse trigonometric functions, and today we are going to deal with the basic concepts related to this chapter. मैं हूं करण सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे with our basic discussion on what inverse trigonometric functions are. So in our first chapter of class 12th, we have dealt with the sets and how their formation and different types we have to go through. Now in this chapter, we are taking forward that concept of 1-1 and onto functions, and now we are dealing with a new function that is known as inverse trigonometric function. तो अगर आप रिकॉल करें फर्स्ट वाले चैप्टर में दैट इज सेट एंड फंक्शन, हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे दैट इज 1-1 एंड ऑनटू फंक्शंस, और जब कोई फंक्शन 1-1 और ऑनटू दोनों होता था तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता था. अब उसी कंसेप्ट को हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए अ न्यू टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो अगर आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिकॉल करो तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ था, और आप अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको याद आएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पीरियोडिक होता है, यानी कि वो अपनी वैल्यू एट अ सर्टेन इंटरवल रिपीट करता है. लेकिन अगर बैक टू अवर क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर हम आए तो जो 1-1 और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग हमको हर एक जो यूनिक एलिमेंट होता है उसकी एक प्री इमेज फॉर्म होनी चाहिए थी, जो हम फर्दर फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं इस सेशन में, और फिर देखेंगे कि क्यों हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1-1 और ऑन टू नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है. और अगर आप रिकॉल करो एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था कि अगर हमको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो 1-1 और ऑन टू वो प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस हैं जो मीट करनी चाहिए, यानी कि अगर फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. तो अब डील करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और देखते हैं कि हम इसको इनवर्स निकालने के यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स निकालने के लिए क्या सेट ऑफ कंडीशंस लगा रहे हैं ताकि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1-1 और ऑन टू हो जाए और हम उसका इनवर्स निकाल पाए. सो लेट अस प्रोसीड विद आवर बेसिक कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा कि इन चैप्टर 1 व्हाट वी हैव स्टडीड दैट द इनवर्स ऑफ फंक्शन दैट इज डिनोटेड, कैसे हम डिनोट करते थे आप रिकॉल करिए, एफ इनवर्स हम डिनोट करते थे किसी के इनवर्स को. इट एग्जिस्ट इफ इट एफ इज, यानी कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन खुद में 1-1 एंड ऑन टू है. और अगर आप रिकॉल करें तो 1-1 और ऑन टू अगर फंक्शन होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते थे, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. नाउ देयर आर मेनी फंक्शंस which are not 1-1 and on to or both, hence we cannot talk of their inverses. तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन में बताया कि अगर हमको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो क्या कंडीशन मीट करनी चाहिए कि वो फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव हो, दैट मीन्स 1-1 और ऑन टू हो. और मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, यानी कि 1-1 ऑन टू नहीं होंगे. तो हम देखते हैं उनको कैसे बनाते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कि इन क्लास 11 व्हाट वी हैव स्टडीड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1-1 एंड ऑन टू over their natural domains and ranges, hence their inverse do not exist. अब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट था वो भी हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द वैल्यूज विच x कैन टेक इन अ फंक्शन इज कॉल्ड एज डोमेन एंड द वैल्यूज विच y कैन टेक इज नोन एज रेंजेस. तो ये भी हमने पढ़ रखा है. अब ये बोल रहा है कि क्योंकि ये नेचुरल डोमेन में और 1-1 और 2 नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट मैंने कहा था अब हम डील करेंगे, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और उन फंक्शंस को पीरियोडिक बनाने वाले. So now in this chapter we shall study about the restrictions जो मैंने आपको बताया on domains and ranges of trigonometric functions which ensure that the existence of their inverses and observe their behavior through graphical representation. तो हम दो चीज करने वाले हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, certain restrictions लगाने वाले अपने फंक्शन में ताकि वो क्या बन जाए, हमारा 1-1 and on 2 बन जाए. जब वो 1-1 and on 2 that is bijective बन जाएगा तब हम उसका इनवर्स निकालेंगे. So now besides some elementary properties we will also discuss some elementary properties, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम कैसे फंक्शन को इनवर्स निकाल पाए, और फिर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम कवर करने वाले हैं अपने सेशन में. सो नाउ पहले हम समझते हैं कि व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1-1 एंड ऑन टू. तो क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया डिस्कशन में कि
क्यों नहीं होते वो 1 1 एंड ऑन टू, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, उनकी एक सर्टेन इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो पहले मैंने आपको बताया कि 1 1 ऑन टू नहीं है वो, तो हम उनको रिकॉल करते हैं जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि 1 1 की क्या डेफिनेशन होती थी। अ फंक्शन इज ओनली 1 1 इफ डिफरेंट इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। यानी कि अगर हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चेक करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्री इमेज यहाँ पे हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। यही हमने चैप्टर नंबर 1 में इन डेप्थ में पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं। तो हम कैसे चेक करते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देते थे। इससे क्या पता चलता था, अगर ये वैल्यू सेम आ रही है यानी कि x1 और x2 सेम है, यानी कि हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या तरीका था निकालने का 1 1 फंक्शन, जिसको हम क्या इंजेक्टिव भी बोलते थे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते थे, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते थे। और क्या कहते थे, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b is on to if every element in the codomain b has at least one pre-image in the domain a। यानी कि b का एटलीस्ट 1 प्री इमेज a में होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या बनता था, 1 1 एंड ऑन टू बनता था। और अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इफ वी मर्ज बोथ दीज डेफिनेशन, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता था, ये बन जाता था बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इट इज बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। अब देखो दिक्कत क्या है, सबसे पहले हम साइन फंक्शन से समझते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिमिलर तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया, साइन फंक्शन के लिए हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी फंक्शन के लिए समझ जाएंगे कि वैसा ही पीरियोडिक नेचर हमको ऑब्जर्व होगा। ग्राफिकली भी हम आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। तो द साइन फंक्शन इज नॉट 1 1 1 to 1 या 1 1 नहीं है, क्यों, बिकॉज मल्टीपल एक्स वैल्यूज प्रोड्यूस द सेम वाई वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ग्राफिकल तरीका था जो हम चैप्टर 1 में भी करके आए कि हम ऐसे सर्कल बना के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेट्स को डिफाइन करते थे और चेक करते कि 1 1 है कि ऑन टू नहीं है। तो देखो चेक करो, अगर x की वैल्यू में 0 डालू, दैट इज साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू हमको सबको पता है, आगे मैंने फिर से रिवीजन के लिए भी डाली, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर साइन 30 की बात करोगे आप तो 1/2 होता है, साइन 45 की आप बात करोगे तो 1/√2 होता है। ये सब क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। और साइन पाई की बात करूं तो वो भी 0 वैल्यू देता है, साइन 2 पाई की बात करो तो वो भी 0 देता है। तो देखो 0 से कनेक्टेड हमारा ये हो गया, पाई से फिर 0 कनेक्ट हो गया, 2 पाई से फिर 0 कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारी जो डेफिनेशन है 1 1 की वो हमारी ब्रेक हो गई। आप दूसरा एग्जांपल भी लो, π/6 और 5π/6 में भी आप चेक करोगे तो वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है। तो इन द सेम मैनर क्या हो रहा है, हमारी जो डेफिनेशन है 1 1 की वो ब्रेक हो रही है। क्यों, क्योंकि 1 1 में हम क्या करते हैं, 1 1 में होना चाहिए एक इनपुट के लिए हमेशा एक डिफरेंट आउटपुट रिपीट होना चाहिए, लेकिन देखो क्या हो रहा है, इनपुट हम अलग अलग डाल रहे हैं और सेम आउटपुट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 नहीं है। सो दिस पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 2π ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ साइन। तो साइन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक, आगे हम अब इसका ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा बिहेवियर होता है साइन फंक्शन का। तो ये क्या होता है, 2π की रेंज में इसकी जो वैल्यू है ये रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या है, अब हमको समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ऑन टू क्यों नहीं है। तो देखो ऑन टू की क्या बताया था मैंने, कैसे हम ऑन टू समझते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द डोमेन ए। तो कोडोमेन बी में इधर पे एक प्री इमेज ए के होने चाहिए। अब समझते हैं कि क्यों नहीं है ऑन टू। तो देखो द साइन फंक्शन इज नॉट ऑन टू व्हेन द कोडोमेन इज आर, बिकॉज आर का मतलब क्या है, ऑल रियल वैल्यूज है हमारे यहाँ पे। आर मीन्स ऑल द रियल वैल्यूज, ठीक है। सो द रेंज ऑफ साइन एक्स इज लिमिटेड टू -1 to 1। ये हमको पता है कि रेंज जो होती है साइन एक्स की, मैक्सिमम रेंज यानी कि y, अगर हम इसको ऐसे लिखें y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन करें तो साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और हम लिखते क्या है, अगर ये x है हमारा और ये fx है, ऐसे हम बनाते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो यहाँ तो आप x में ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो आप, 0 to 1, साइन 0 निकाल लो, 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, लेकिन जो आपकी रेंज है दैट इज द वैल्यूज व्हिच y कैन टेक इज लिमिटेड टू -1 to 1, ठीक है। सो नो रियल नंबर x एग्जिस्ट सच दैट साइन x इज इक्वल टू 2 और साइन x इज इक्वल टू -3। ये हमको समझ में आ रहा है कि -2 अगर आप यहाँ पे ढूंढो या 3 देखो तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आपकी। तो इससे क्या हमको समझ में आ रहा है, many elements in the codomain R have no pre-image। तो देखो सारे एलिमेंट्स के हमारे पास प्री इमेज भी अवेलेबल नहीं है। तो इस बेसिक डेफिनेशन से हमको क्या क्लियर हो गया कि साइन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो अब क्या करें हम, क्योंकि हमको तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना था, चैप्टर का नाम ही था, तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे,
हम सॉल्यूशन इसका ये लेके आएंगे कि हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वी विल डू द डोमेन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन में हम देखो क्या करने वाले हैं, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन भी आ जाए, ऑन टू भी आ जाए। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिकॉल करोगे तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन जब होता था तो ऐसा डायग्राम बनता था, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिल रही थी और यूनिक मिल रही थी दोनों तरफ। तो देखते हैं अब क्या कर दिया हमने, रेस्ट्रिक्ट कर दी डोमेन को -π/2 से π/2 कर दी। डोमेन मैं बोल रहा हूँ यानी कि मैंने x की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं साइन को -π/2 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, -1 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और मैं साइन को π/2 डालूंगा तो मेरे को 1 आउटपुट मिलेगा। तो मैंने इसके बीच रेस्ट्रिक्ट कर दी, एंड द को डोमेन इज दिस वन, सो द फंक्शन बिकम्स 1 to 1। 1 to 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो सबकी एक यूनिक इमेज हमको मिल रही है। ऑन टू क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर पे भी आप देखोगे तो हर ऑब्जेक्ट की प्री इमेज, मतलब ये रिलेटेड है अपनी प्री इमेज से, तो हमको दोनों डेफिनेशन देखो फिर से सेटिस्फाई हो गई 1 1 और ऑन टू की। यानी कि अब ये इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, यानी कि ये अब बाइजेक्टिव भी हो गया ड्यू टू अवर व्हाट, डोमेन रिडक्शन। तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। दिस क्रिएट्स द इनवर्स फंक्शन, और इसको हम साइन इनवर्स एक्स से भी लिखते हैं, और कई जगह पे आप बुक्स में देखोगे तो आर्क साइन करके भी मिलता है। इट इज वन एंड ओनली द सेम थिंग। तो ये आप याद रख सकते हो कि इसको हम ऐसे साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और आर्क साइन भी लिख सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर कॉस इनवर्स एक्स को भी हम आर्क कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हर जगह डेफिनेशन अपना अपना लिखने का तरीका है, हम स्टैंडर्ड ये वाला यूज करने वाले हैं, हम अपने प्रॉब्लम से ये वाला करें। तो आप इस डायग्राम से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखो सबकी यूनिक प्री इमेज हमको मिल रही है, और हर ऑब्जेक्ट्स जो y का है ऑन टू फंक्शन रेफरेंसली वो रिलेटेबल है टू अवर मेन फंक्शन, यानी कि ये 1 1 भी हो गया, अब ये ऑन टू भी हो गया। देखो π/6 के लिए यूनिक वैल्यू 1/2, 0 के लिए 0, π/6 के लिए -π/6 के लिए -1/2। So each input has exactly one output and each output has exactly one input। तो यानी कि हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बात कर ली साइन की। मैंने आपको बताया था कि हम साइन के लिए समझ लेंगे चीजें, और सिमिलर चीजें क्या करेंगी हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ऑल स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फेस सिमिलर इशू, जो मैंने आपको बताया। जैसे cos x की बात करूं तो इट इज नॉट 1 to 1, दैट इज cos 0 और cos 2π में आप देखो फिर से हमको वही दिक्कत आ रही है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है हमारा, एंड नॉट ऑन टू एंड आर रेंज एंड नॉट ऑन टू फॉर आर, यानी कि अगर रियल वैल्यूज में यहां से लूं तो हमारी जो वैल्यूज आएगी डोमेन वाली वो तो यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, -1 to 1। तो ऑल रियल वैल्यूज की प्री इमेज हमको मिलेगी नहीं, एज सिमिलर टू अवर साइन जो हमने भी समझा। तो क्या है, फिर ये भी हमारा कर नहीं करेगा। नेक्स्ट में tan की बात करूं तो tan हमारा क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। आपको पता है ये 9 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि tan 0 tan पाई की वैल्यू सेम आती है, और फिर आप r की देखोगे तो ऑन टू नहीं होगा, रियल वैल्यूज हम डालेंगे तो उसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। सिमिलर cot sec और cosec में भी ऐसा ही होगा। ऑल हैव periodicity issues making them not 1 to 1, सब में periodicity issue है। अब cot x अगर मैं रिकॉल आपको करवाऊं, ये सब वैसे आपको पता होना चाहिए लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल, तो क्या होता है 1/tan x होता है। sec x की मैं अगर बात करूं तो क्या होता है 1/cos x होता है, और अगर मैं cosec x की बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाता है 1/sin x हो जाता है। ठीक है, नाउ ईच रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट डोमेन रेस्ट्रिक्शंस टू क्रिएट इनवर्स फंक्शंस। तो अब जैसा कि हमने साइन में काम किया है, हम सेम काम किस में कर लेंगे, बाकी अदर फंक्शन में, ताकि हम उसका इनवर्स निकाल पाए। सो नाउ नेक्स्ट, जब हम ये सब कर लेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि हमको डोमेन रेस्ट्रिक्शन करना है, तो जो रेस्ट्रिक्शन वाला एरिया होता है ना उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो आप समझते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल आपको नहीं मिलेगा, बस आपको ग्राफ में अगर पकड़ अच्छी है तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसका मेन यूज जब आएगा जब हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ेंगे, तो हम सर्टेन फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स लगाएंगे ताकि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इजीली कर पाए साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारे, फ्रॉम साइन टू ऑल द अदर फंक्शन। तो उसके लिए आपको ये सब चीजें ग्राफिकली बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कब फंक्शन कहाँ तक हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, कहाँ तक वो पीरियोडिक है नहीं है, ये सब आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स में पकड़ होनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, द प्रिंसिपल वैल्यू इज द स्टैंडर्ड एग्रीड अपॉन आउटपुट ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब पूरा हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं ग्राफिकली भी आपको समझाता हूँ क्या है। सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक,
पीरियोडिक कहने का मतलब रिपीट करते हैं वो वैल्यूज एट सर्टेन इंटरवल, ईच वैल्यू हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल एंगल्स। ठीक है, जैसे हमने वो साइन वाला एग्जांपल देखा था कि अगर मैं साइन इनवर्स जीरो की बात करूं, साइन इनवर्स जीरो की बात करूंगा तो क्या होगा, जीरो पे हम वैल्यू क्या मिलती है, साइन की जीरो वैल्यू हमको मिलती है। और अगर मैं 2 पाई की भी बात करूंगा तो भी हमको क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। तो आप देखो सेम हम वैल्यूज अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सिंगल आउटपुट आ रहा है हमारा। सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या सॉल्यूशन ढूंढा था कि डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, तो और जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट करी थी उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू इज द मेन और प्रिफर्ड एंगल वी चूज फ्रॉम दीज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। मतलब साइन की हम अगर बात करें तो हमारा ऐसा फंक्शन बनता है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा रहता है, उसकी हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी है और रेस्ट्रिक्ट करके फिर हमने सर्टेन इंटरवल को क्या बोल दिया है कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये हम आगे अभी ग्राफ से और अच्छे से समझेंगे साइन का प्रॉपर बना के। तो अभी के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझना है कि हमने जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट की है उसकी सर्टेन रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। और वो क्या है, एग्रीड अपॉन है, मतलब ये एक यूनिवर्सल हमने रूल बना दिया कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज है। तो सारे इंडिविजुअल्स जब ऐसी प्रॉब्लम से डील करेंगे तो उन सब के लिए एक बेसिक यूनिवर्सल डेफिनेशन प्री डिफाइंड है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हर फंक्शन की क्या है। ठीक है, आगे अब हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये चीज समझेंगे। सो नाउ व्हाई डू वी नीड द प्रिंसिपल वैल्यू, जो मैंने आपको बताया क्यों हमको जरूरत है। तो देखो फिर से हम साइन वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम व्हाट एंगल हैज अ साइन ऑफ 1/2, यानी कि साइन की कौन सी वैल्यू मैं थीटा में डालूं ताकि मेरे को आउटपुट 1/2 मिले। तो देखो 30 में डालूंगा तो 1/2 आएगा। सिमिलरली 150 में डालूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप यूज करोगे लॉ, तो फिर से 1/2 आएगा। 390 में फिर से 1/2 आएगा। 510 में फिर से 1/2 आएगा, एंड इनफाइनाइटली मेनी मोर। सो विदाउट अ प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 वुड हैव इनफाइनाइट आंसर्स। यानी कि अगर ये आपने डेफिनेशन डिफाइन नहीं की तो हमारे इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया है कि हमने सर्टेन रेंज को ही बोल दिया है प्रिंसिपल वैल्यू है। तो क्या सॉल्यूशन हमने निकाला, पहले हमने एक प्रीवियस प्रॉब्लम समझी थी कि इनवर्स कैसे निकालना, अब हमने प्रिंसिपल वैल्यू की प्रॉब्लम बनाई, अब उसी का आंसर समझ लिया कि व्हाट वी हैव डन, वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द आउटपुट टू अ स्पेसिफिक रेंज। हमने स्पेसिफिक रेंज के लिए आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और वी हैव कॉल्ड दीज आउटपुट्स और द रेंज वैल्यूज एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। For sin inverse x, we choose the range -π/2 to π/2। अब आगे जो मैंने ग्राफ बनाया है हम वहां पे चलते हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा साइन, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमने ये जो हाईलाइटेड वाला एरिया है ना, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको हमने बोला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब इनवर्स का कैसे निकालेंगे हम वापस आएंगे तब समझेंगे। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ऐसे ही फॉर अदर फंक्शंस आल्सो वी हैव रेस्ट्रिक्टेड दिस रेंज। तो वो कैसे क्या किया हम वापस आएंगे फिर से डिस्कशन में तो चेक करेंगे। तो हमने साइन के लिए तो हाल फिलहाल ये समझ लिया कि हमने -π/2 से π/2 कर दिए, और इसको आप बिना पाई के भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो -90 to 90 डिग्री। ठीक है, सो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6 और 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, अवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अदर फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रोसीड करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपने 9-10 में पढ़ी होगी वो रिकॉल करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होते हैं। अगर ये हमारा कंसिडर्ड एंगल है थीटा, तो हमारा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस हमारा ये वाला हो जाता है, परपेंडिकुलर अपोजिट वाले एंगल वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनियस द लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जो साइन थीटा आपका डिफाइन होता है, अगर मैं इसको P से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, हाइपोटेनियस को H से और बेस को B से, तो जो आपका साइन थीटा डिफाइंड होता है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये साइन थीटा होता है हमारा। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा को डिफाइन करूं तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज tan थीटा, जिसको आप sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हो, एंड इट इज डिफाइंड एज P/B। ठीक है, और sec जो आपका डिफाइंड होता है इट इज इक्वल टू 1/cos x, यानी कि cos थीटा। तो देखो रिवर्स हो गया, हाइपोटेनियस बाय बेस आ गया, दैट इज H/B। कोसेक ऐसे ही आप डिफाइन करते हो, इट इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि रिवर्स हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, H/P हो गया। और सिमिलरली कॉट थीटा की आप बात करोगे तो इट इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर आप इसको cos थीटा बाय sin थीटा भी लिख सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो B/P बन जाएगा आपका। तो ये एक तरीका है
स्टार्टिंग कि कैसे हमने ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज्यूम किया, कैसे ये डिफाइंड हुए हैं। ठीक है, अब इनके सर्टेन शॉर्टकट्स भी होते हैं कि कैसे ये डिफाइंड होते हैं, लेकिन क्लास 12 में मैं समझता हूँ कि सबको ये सब आता होगा, तो वो सब शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, आप बस रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला। अब देखो वैल्यूज भी हमको याद होनी चाहिए, अब हम इनवर्स के साथ डील करेंगे तो ये सब बेसिक वैल्यूज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी कि साइन 0 डिग्री पे क्या, 0 पे हमको 0 वैल्यू देता है। 30 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाय 6 से। ठीक है, पाई हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री। नाउ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट 60 डिग्री पे अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या होती है, √3/2। 90 डिग्री में वैल्यू क्या होती है, 1। अब आप आगे जाओगे तो फिर से आपको सिमिलर वैल्यू का पैटर्न दिखेगा, लेकिन मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज लिख रखी है यहाँ पे। जैसे 180 की आप बात करोगे तो वापस से 0, 270 की बात करोगे तो -1, 360 में अगेन कंप्लीट 0। कॉस की आप बात करोगे तो वैल्यूज यहाँ से देखो रिपीट होंगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2, ऐसी ही ट्रिक होती है याद करने की। अब tan cosec ये सब की तो याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि tan निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, sin बाय cos, तो 0/1 0, यहाँ पे आप करोगे तो 1/√3, 30 डिग्री पे, 45 पे 1, 60 पे √3, फिर बाकी नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 1/0 पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जब हम ये सब डिफाइन करेंगे ना तो इन पॉइंट्स को हम ओमिट कर देंगे अपने डिस्कशन में यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ताकि ये इन्फिनिटी वाली चीज से हम बच सके। तो कॉसेक देखो यहाँ नॉट डिफाइंड है, तो ये क्रिटिकल है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ इस पे अगर आप बात करोगे तो 90 डिग्री क्रिटिकल है, किसके केस में, सेक के केस में। और यहाँ बात करोगे कॉट के केस में, तो अगेन हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज फॉर 0 डिग्री, इट इज अगेन अंडर द कॉन्फ्लिक्टेड पार्ट। तो हम देखेंगे आगे कॉन्फ्लिक्टेड पार्ट में हम क्या करते हैं। अब ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा क्वाड्रेंट है, ऐसे इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं, और ये वाला हमारा 1 होता है, इस तरीके से क्वाड्रेंट घूमता है, यानी कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ऑल। तो यहाँ की रेंज कहाँ तक होती है, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप बात करोगे तो 90 to 180 होती है, यहाँ आप बात करोगे तो 180 to 270, और यहाँ आप बात करोगे तो 270 to 360। तो देखो 90 to 180 आप बात करोगे तो ऐसे आप याद कर सकते हो, एक शॉर्टकट है इसका, ऑल शुगर टी कॉफी। ठीक है, तो हमने इनमें क्या कौन कौन से लिए, मेन फंक्शंस लिए, तो उनका इनवर्स आप याद रख सकते हो। जैसे इनवर्स कहने का मतलब मेरा कि कॉसेक थीटा आपको पता है इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉट थीटा आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1/tan थीटा, सेक थीटा आपको पता है दैट इज 1/cos थीटा। तो मेन आप याद रख सकते हो, तो इनवर्स के साथ आप रिलेट कर लोगे तो आपको याद रहेगा कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा होता है पॉजिटिव। तो ऑल शुगर टी कॉफी, दिस इज द शॉर्टकट, ऑल शुगर टी कॉफी, ये याद रखना है आपको। ट्रिक टू रिमेंबर द वैल्यूज वेयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ऐसे मूव करोगे तो साइन कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन कॉट होते हैं, और फोर्थ में कॉस सेक होते हैं। तो ये सारे 9, 10, 11 के आपके बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैंने रिवाइज करवा दिए। अब नाउ बैक टू अवर बेसिक डेफिनेशन। अब हमने क्या किया है, इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन कर दी। तो जैसे मैं साइन की बात करूं तो इस तरीके से आप इनवर्स फंक्शन लिखते हो। इसको आप फर्दर मूव करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन इनवर्स y को यहाँ लाए तो x इज इक्वल टू साइन y बन जाता है। सेम चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम कैसे इनवर्स को लिखते हैं। अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो हम साइन y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। और ये जो आपकी यहाँ पे दी हुई है, ये आपकी क्या दी हुई है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, यानी कि अब देखो y की हमने रेंज कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इनवर्स करोगे तो एक की जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। अगर ये फंक्शन में देखो तो हम x डोमेन वाले पार्ट में, लेकिन इधर रिवर्स कर दूं अगर मैं, तो x रेंज वाले पार्ट में चला गया और y हमारा डोमेन में चला गया। इन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो y के लिए हमने डिफाइन की हुई है, यानी कि एक तरीके से हमने साइन x के लिए डिफाइन की थी, यानी कि डोमेन ही की थी, लेकिन वो अब यहाँ पे क्या रेंज बन चुकी है। तो -π/2 से हमने π/2 तक डिफाइन की थी। सिमिलरली अगर हम कॉस आके पढ़ेंगे तो हमने 0 से पाई के लिए डिफाइन की है कॉस की। ठीक है, और जब हम tan की बात करेंगे तो हमने उसकी वापस से -π/2 से π/2 की है। अगर हम कॉट की बात करेंगे तो 0 to π, और यहाँ पे दोनों इनवर्स फंक्शंस हैं तो उसकी भी हमने डिफाइन की हुई है 0 to π एंड -π/2 to π/2। अब कैसे डायग्राम से ये चीज आती है वो हम पढ़ेंगे। और एक चीज आपको और याद रखना है जो मैंने ये बताया कि हमको
इन फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम यही करने वाले हैं, हम फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम इनवर्स हटा के डील करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देखो, अगर कोई, जैसे हमने साइन इनवर्स 1/2 का देखा, तो हम उसको थीटा लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे, और 1/2 का होता है साइन 30 डिग्री पे होता है, यानी कि 30 लिख देंगे यहाँ पे, तो थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 30 के। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू डील विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉब्लम। अब प्रिंसिपल वैल्यू ही हमने समझ लिया है, ये हमने कंसेप्ट समझ लिया कि कैसे लिख के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम ग्राफिकली समझते हैं, और ये वाली जो टेबल है आपकी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ये क्या है, 1 मार्क्स में आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगी, तो वो आप याद रख लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे साइन का तो हमने अभी समझ ही लिया कि -π/2 से π/2 हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कॉस की होती है 0 to π, अभी हम ग्राफ से भी समझेंगे। एक काम करते हैं, एक एक करके समझते ही जाते हैं। तो पहले साइन का देख लेते हैं। तो देखो, साइन का आप ग्राफ चेक करोगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। अगर आप रिकॉल करो तो देखो, 0 पे वैल्यू 0 होती है, और हम 90 पे जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जो आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, ठीक है। और पाई पे वापस वैल्यू आके 0 हो जाती है। सिमिलरली इस तरफ आप आओगे लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस में, तो भी यही होगा कि -π/2 पे वैल्यू -1, 0 पे 0। तो ये वाली जो चीज है, इसको ही हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल दिया। अब लेकिन ये ग्राफ जो है आपका, ये ग्राफ किसका है, मेरा y इक्वल टू साइन x का है। तो अगर मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे आप ब्लू वाले से देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है, साइन x का ग्राफ है। और अगर आप यहाँ पे आर्बिटरी एक मिरर लगाओ आप, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है आपका, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम एक्सिस घुमा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जब इनवर्स हम निकालेंगे तो हमारी डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है, यानी कि x एंड y चेंज देयर वैल्यूज। जैसे आप इधर देखो, इज इक्वल टू y को मैं क्या लिखूं, साइन y इज इक्वल टू x लिख सकता हूं। तो अगर आप इसको अलग नए फंक्शन के हिसाब से समझो, तो ये मेरा वही चीज लिखी हुई है ना जो हम बेसिकली पढ़ते हुए आते थे कि y इज इक्वल टू साइन x, लेकिन ये उल्टे ऑर्डर में लिखी है, यानी कि x ने y की वैल्यू ले ली और y ने x की वैल्यू ले ली है, यानी कि डोमेन और रेंज इनवर्स हो गई है। तो इसको प्लॉट करने के लिए हमको क्या है, बस घुमा देना है। इस डायग्राम को हम घुमा देंगे y और x एक्सिस को, तो हमारा इनवर्स वाला ये वाला जो ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड वो बन जाएगा। और कैसे बनता है, मिरर इमेज देखो आप, यहाँ से मिरर आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो हमारा बन रहा है दैट इज साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो ये यहाँ मैंने प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। तो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x में आप देखोगे तो डोमेन अब हमारी क्या होगी, रेस्ट्रिक्ट हो गई, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 हो गई, ये आप देखो डार्क किया हुआ। और रेंज हमारी क्या होगी इसके में, π/2 से -π/2। अब दोनों ब्लॉक हो गई हैं, तो ये फंक्शन क्या बन रहा है हमारा, कंटिन्यूस बन गया है और पीरियोडिक नहीं रहा, यानी कि अब ये क्या बन गया है, 1 एंड ऑन टू बोथ बन गए, यानी कि इसका अब आप क्या निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। तो उसका इनवर्स हमने निकाला हुआ और वो इस ग्राफ से दिखा। तो हम देखें तो पहला वाला हमने डील कर लिया। सिमिलरली जब हम कॉस की बात करेंगे तो 0 to π कॉस पे आ जाते हैं। तो देखो, कॉस का आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 और कॉस π/2 इज इक्वल टू 0। पाई में आप आ जाओगे वापस तो क्या वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल जाती है, -1 यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉस x का ग्राफ बनाते हैं। अब यही चीज को आप एक्सेस रोटेट कर दो तो ये देखो, ये रहा हमारा ये वाला जो रीजन है, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल दी है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट है, 1 to π है, 0 to π है। तो ये देखो रेंज हमारी क्या मिल रही है, 0 to π। और डोमेन की अगर मैं बात करूं तो क्या है, -1 to 1 है, -1 to देखो आप 1, ये वाली आप रेंज देखो तो -1 to 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अदर पूरे फंक्शन भी डिफाइन किए। तो ये देखो, जो याद रखना आपको, 0 to π एंड -1 to 1। सिमिलरली tan इनवर्स x की बात करेंगे हम बाद में, पहले हम sec और cosec को डील कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cosec x को समझते हैं। तो cosec x का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इन द सिमिलर मैनर, जो मैंने आपको बताया कि साइन का आप कैसे प्लॉट करते हो, cos का कैसे प्लॉट करते हो, इन द सिमिलर मैनर हमको cosec x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो cosec x आपको पता है क्या होता है, दैट इज 1/sin x होता है। तो देखो, आप जब वैल्यू प्लॉट करोगे तो इसको क्या करना, y इज इक्वल टू cosec x एज्यूम कर लेना, और फिर मैंने आगे आपको रेंज ही बताई हुई थी कि कैसे क्या प्लॉट करना। आप यहाँ पे इसको 0 रखना, y की वैल्यू आएगी, तो cosec 0x में रखोगे, यानी कि 1/sin x, यानी कि 1/sin 0 दैट विल लीड टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी देखो ऊपर इन्फिनाइट में टच हो रहा है, इन्फाइनाइट में जाके टच होगा, टेंड कर रहा है, जाके मर्ज नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा।
और आप ग्राफ को ही ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा है, जो मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ, कि फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। तो यहाँ देखो एक सिमिलर रेंज, यहाँ देखो एक सिमिलर रेंज, नेचर भी आपको दिख रहा है कि एकदम सेम है ग्राफ्स का। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि हमने यहाँ पे कैसे डोमेन रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे π/2 से लेके अपना -π/2 से लेके π/2 तक हमने इसको रेंज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उसमें हमने एक्सक्लूड किया है 0। अब मैंने आपको बताया था कॉन्फ्लिक्टेड एरिया आएगा, तो देखो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हमारा यहाँ पे कब आएगा, ये चीज हमारी क्या बन रही है, P/Q फॉर्म बन रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगी, जब हमारा Q = 0 होगा। Q = 0 कब होगा, जब हमारा sin x = 0 होगा, यानी कि x कौन सी वैल्यू लेगा, 0 वैल्यू लेगा। तो देखो वो चीज हमने यहाँ पे रेंज में एक्सक्लूड कर दी कि हम 0 वाली वैल्यूज में जाएंगे ही नहीं, हम वहां से पहले ही वापस आ जाएंगे। तो अब डोमेन में भी देखो, तो डोमेन में क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि x ऑल रियल वैल्यूज ले एक्सेप्ट -1 to 1, यानी कि ये वाली वैल्यूज जो हमारी इनवर्स में आएंगी वो हमारी कभी टच ही नहीं होंगी। इंक्लाइन करेगा वहां तक लेकिन वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, कोसेक एक्स वाला जो डोमेन रेस्ट्रिक्शन है वो हमारी हो रही। तो हमने अभी कौन सा समझ लिया, कोसेक एक्स। तो देखो इसमें क्या करना है, -π/2 से π/2 और 0 हमने एक्सक्लूड कर दे, क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया आ रहा है। अब आप एक चीज समझो कि जब मैं सेक की बात करूंगा तो सेक एक्स को मैं कैसे लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं 1/cos x लिखता हूं। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया कहाँ पे होगा, जब हमारी ये वैल्यू नीचे वाली 0 के बराबर हो। ठीक है, ये टेंड करे, तो ये टेंड कब करेगी, cos 0 कब वैल्यू देता है आउटपुट, जब π/2 पे हो। तो देखो हमने इस पे भी क्या किया, π/2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं इसी चीज को। हम आ जाते हैं sec x के ग्राफ में, तो उसको कैसे बनाते हैं, देखो sec इनवर्स x के, तो हम पहले sec x का ग्राफ बनाएंगे। वो क्या होता है, 1/cos x का। तो आप cos x के ग्राफ को उल्टा करोगे तो ये बनेगा। मैंने आपको बताया बैठ के आप आराम से करना, एकदम इजीली ग्राफ प्लॉट होगा। इस चीज को y = sec x लिखा ही है, x की कुछ वैल्यू डालना y निकलेगा, 0 डालना कुछ वैल्यू आएगी, 1 डालना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब इसमें भी आप सिमिलर टू cos x देख सकते हो कि पीरियोडिक है, क्योंकि देखो पूरा फंक्शन हमको, अगर हम यहाँ पे मिरर लगाएं तो सेम टू सेम चीजें दिख रही हैं, यानी कि एक रेंज के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, इसीलिए पीरियोडिक होता है फंक्शन। और अगर इसका इन्वर्स करना होगा तो ये चीज को मैं घुमा दूंगा, ठीक है, इसको रोटेशन मार दूंगा मैं, तो मेरे को क्या इन्वर्स पे आ जाएंगे हम। देखो घूम गया ग्राफ। तो अब इसमें मैंने कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट की है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज बोली वो ये वाली, ठीक है, ये दोनों मैंने रेस्ट्रिक्ट की हुई है। तो मेरा रेंज में मैंने आपको बताया π/2 पे हमारा दिक्कत आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि 1/0 बनेगा, तो वो मैंने रेंज से एक्सक्लूड कर दिया है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर ली इसकी, 0 to π मैंने डिफाइन करके एक्सक्लूड करके -π/2 कर दिया। और डोमेन हमारी सिमिलर मैनर में क्या आ जाएगी, ऑल रियल वैल्यूज और -1 to 1, जो इस एंगल्स पे वैल्यूज आ सकती हैं π/2 पे, वो हम हटा देंगे, दैट इज -1 to 1 हमने हटा दी। अब हम बैक टू अवर tan इनवर्स x और cot इनवर्स x समझते हैं। तो देखो अब इनको समझना एकदम आसान है, और इसमें सेम टू सेम आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि साइन और जो हमारा कोसाइन है उसकी ही सेम रेंज और प्रिंसिपल वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। आगे हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू। हमने देख लिया कि कैसा नेचर आएगा, हम आ जाते हैं ग्राफ के थ्रू। तो देखो सबसे पहले tan का समझते हैं। तो tan आपको फिर से प्लॉट करना है, तो क्या करोगे, y = tan x, और सिंपल बना लेना sin/cos x। अब क्या करना है, वो टेबल हमने स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई हुई थी कि क्या क्या वैल्यूज किस किस फंक्शन की कहाँ पे होती है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। और बेसिक ये देखो, ये वाली टेबल आपके हाथ में। अब आपको क्या करना है, tan x का प्लॉट करना है, ठीक है। तो tan 0 आप रखोगे तो y की वैल्यू आपको पता है 0 आ जाएगी, तो 0 के लिए 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 30 के लिए करोगे, अगर x की वैल्यू 30 रख रहे हो, यानी कि एंगल की वैल्यू क्या रख रहे हो आप, π/6 रख रहे हो, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। सिमिलरली 45 के लिए कर रहे हो आप, तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते जाओगे और आपको मिलता जाएगा कि क्या करना है। अब 45 यानी कि tan π/4 हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो π/4 के लिए 1। अब आगे अगर अपन है √3 यानी कि π/3 दैट इज 60, तो उसके लिए वैल्यू क्या है हमारी, √3 है। तो ये आपको x और y की वैल्यूज मिलती जा रही है और हम प्लॉट करते जा रहे हैं। ये x और y की हमको वैल्यूज मिलती जा रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये हमारा tan x का ग्राफ है ये वाला, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 0 पे 0, फिर आप वैल्यूज डालते जाओगे, ये ऐसा नेचर का आपको ग्राफ मिलता जाएगा। अब इसमें भी क्या करना है, इनवर्स में हमको पहुंचना है। इनवर्स पहुंचने के लिए इस चीज को रोटेट कर देंगे, रोटेट कर दिया
और ये वाली वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसमें आप डोमेन देखोगे तो x क्या है, ऑल रियल वैल्यूज को ले सकता है, और हमारा जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक हमने π/2 यहाँ पे ऊपर आपका और -π/2 यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और वैल्यूज हमारी क्या है, x, यहाँ पे आप देख रहे हो x, तो ऑल रियल वैल्यूज हमारा ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कॉट x की बात करते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स x की। तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉट x को प्लॉट करेंगे। कॉट x को आप कैसे प्लॉट करोगे, दैट इज cos x बाय sin x। सेम वही टेबल में जाओगे, वैल्यूज दोगे, बन जाएगा। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला हुआ है। तो इसकी रेंज जो होती है दैट इज 0 to π एंड डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। सो दिस इज हाउ ग्राफिकली हमने सब कुछ समझ लिया है कि क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है और कैसे क्या हमको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्रस्ट ऑफ द चैप्टर था आपका। अब जो होगा सारी न्यूमेरिकल सिंपल प्रॉब्लम है, जो क्रस्ट है इस चैप्टर का वो यही था कि आपको कहाँ पे कौन सी वैल्यूज कैसे हमने रेस्ट्रिक्ट किया, क्या हमारी डोमेन रेस्ट्रिक्शन थी, और फिर रेंज डोमेन की वैल्यू। आप ग्राफ याद रख सकते हो, ग्राफ अगर आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखो, क्योंकि इससे जनरली क्या होगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा कि डोमेन इसकी क्या है, रेंज इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आपको जस्ट आप टिक कर सकते हो। जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में अपने कवर भी करेंगे। तो वो आप इजीली, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि साइन इनवर्स x को आप y मान लो, फिर इधर उधर कर दो टर्म्स को, यानी कि साइन y को x लिख लो, और फिर हम सिमिलर एंगल बनाने की कोशिश करके वैल्यूज बता पाएंगे। सो क्रस्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। नाउ लेट अस गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो हमको याद रखना है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला कि साइन इनवर्स x शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस वन। तो ये आप याद रखो कि ये चीज नहीं है साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, यानी का कहने का मतलब क्या है कि साइन y इज इक्वल टू x, ऐसी वैल्यू x की हो जिसमें साइन अगर हम इनवर्स लाएं तो y है, ये कहने का मतलब। यानी कि साइन y किस x की वैल्यू में साइन y हमको मिल रहा है, आप उल्टा ऐसा समझना चाहो तो ये चीज है। लेकिन आप अगर ये चीज करोगे तो ये क्या है, इट इज कोसेक x, पावर में -1 है तो ये कोसेक x लिखा हुआ है, वो चीज नहीं हमारा रिवर्स। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज और ये चीजें अलग है, दीज आर नॉट द सेम थिंग। नेक्स्ट, व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड। अब क्या होगा, इस चैप्टर में तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये सब बार बार टर्म्स को यूज किया हुआ है, लेकिन जब हम अदर चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये सब का बहुत यूज आएगा, तो हम बार बार नहीं बोलेंगे कि हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। हमको अंडरस्टूड रहेगा कि हम मीन कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफाइड हो तब आप कंसिडर करोगे, नहीं तो आप यही मानोगे कि वो फंक्शन का इनवर्स है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही डिफाइंड है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसी का जस्ट एक रिपीटेशन है कि अगर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर वो लाई करता है इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम इतना भी करके आए हुए। नाउ नेक्स्ट हम डील करते हैं बेसिक प्रॉब्लम के साथ। जैसे आपको कहीं पे मिले कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया सिंपल सा कंसेप्ट, इक्वल टू y करेंगे और साइन y को हम क्या लिख देंगे, 1/√2। अब हमको पता है कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 और साइन π/4। π/4 कहने का मतलब क्या है आपका 180/4 यानी कि 45 डिग्री, उस पे 1/√2 होती है, आगे मैंने आपको रिवाइज करवाई थी। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज π/4। ये तरीका है सिंपल सा इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, आप एनसीईआरटी आप जाके चेक करना और सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और डोमेन रेस्ट्रिक्शंस आपको पढ़ना था, वो आपका कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो चुटकियों में हो जाएंगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कॉट इनवर्स 1 - 1/√3 के लिए अब क्या करना है। तो हमको फिर से वही कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, जो क्या होती है कॉट की, अभी हम पढ़ के आए 0 से पाई होती है, और ये वैल्यू क्या है -1/√3 दी हुई, यानी कि 2π/√3 में आप जब चेक करोगे वैल्यू वो -1/√3 होती है। यानी कि अगर हम इसको रिकॉल करके इक्वेट करें तो हमारी का आंसर आना चाहिए 2/3। बेसिक्स से आप सॉल्व करोगे तो इसका क्या मतलब है, कॉट इनवर्स y करा, यानी कि कॉट y बराबर है -1/√3 के, और
अगर आप रिकॉल करो अपना कंसेप्ट तो अगर पाई हमारा कॉट और कोसेक और कोसाइन के साथ रहता है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉट पाई बाय 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अंदर ऑब्जर्व करके पाई माइनस पाई बाय 3। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रूल है, 9, 10, 11 में हम पढ़ते हैं ये सब। तो ये हमारा हो जाता है 2 पाई बाय 3 का। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। So a function's true character is revealed when we explore its inverse. So with this, I conclude the first session of chapter number 2 of our class 12, that is inverse trigonometric functions. अब अगर आपको और डिटेल में ये सब कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, और अगर आपको इस सेशन में कोई भी क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।